नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रूपचंद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपचंद टीकी जीएस गुरु। बच्चों, आज हम हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट्स है, जिसको हम लोग सिविक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में यानी राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के विषय में हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। और फ्रेंड्स, ये पहले पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर, यानी अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के विषय में हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला पाठ का नाम है शीत युद्ध। ये फ्रेंड्स शीत युद्ध किसे कहते हैं? कुछ बच्चे सोचते होंगे कि गुरुजी, ये जो शीत माने ठंडी होता है। पहले मैं भी सोच रहा था शीत माने ठंडा होता है, लेकिन बच्चों शीत माने ठंडी तो होती है, लेकिन यहाँ ठंडी से तात्पर्य नहीं है। शीत युद्ध का अर्थ जो होता है, यही शीत युद्ध। शीत युद्ध फ्रेंड्स एक ऐसी दशा थी, शीत युद्ध एक ऐसी दशा थी जिसमें युद्ध तो किसी भी क्षेत्र में नहीं था, किंतु हर समय युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। इसका क्या अर्थ हुआ? कुछ बच्चे सोचते सर जी ये क्या हुआ? ये शीत युद्ध एक ऐसी दशा थी जिसमें युद्ध तो किसी भी क्षेत्र में नहीं था, मतलब किसी भी क्षेत्र में युद्ध नहीं होता था, लेकिन हर समय युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। इसी को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। जो फ्रेंड्स ये शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, ये द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद। हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं 1947 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 में 1939 शुरू हुआ था और जाके 1945 में समाप्त हुआ था। विश्व युद्ध में क्या होता है, यानी पूरे विश्व में जो युद्ध छिड़ा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1945 के दौर में शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये जो शीत युद्ध था फ्रेंड्स, ये दो महाशक्तियों के बीच था। एक तरफ तो अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। तो जो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। अब बच्चे जाने कि शीत युद्ध क्या है, तो हमने बताया शीत युद्ध बच्चों एक ऐसी दशा थी जिसमें युद्ध तो किसी भी क्षेत्र में नहीं था, किंतु हर समय युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी, यानी जो तनावपूर्ण बना रहता था। अब फ्रेंड्स एक उदाहरण है, हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए चुनाव आ जाता है, राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती हैं। चुनाव में एक पार्टी दूसरे पार्टी से इतना जबरदस्त विरोध करता है, ऐसा लगता है, जनता सोचती है कि जैसे युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर झगड़ा नहीं होता है। यानी जो वोटर होते हैं उनको लुभावने के लिए हर अथक प्रयास करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दांव पेच लगा देती हैं और एक पार्टी दूसरे पार्टी का भी विरोध भी करते हैं। ऐसा लगता है कि जो दोनों झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, लेकिन फिर युद्ध नहीं होता, ना तो लड़ाई होती, ना तो कोई झगड़ा होता है। तो यही बस आप समझ जाइए कि शीत युद्ध एक ऐसी दशा थी जिसमें युद्ध तो किसी भी क्षेत्र में नहीं था, किंतु हर समय युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। तब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो यही शीत युद्ध का अर्थ है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले शीत युद्ध का बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चे बहुविकल्पी मिस होता है बच्चों, एक नंबर का आता है बहुविकल्पी प्रश्न, तो आप लोग जरूर देखिए, आपके परीक्षा में फंस भी सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी में कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। यही शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था फ्रेंड्स? तो बच्चों इसका उत्तर का सही जवाब हो जाएगा, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था ये क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल का संकट, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा क्या बच्चों? क्यूबा एक देश है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं हम लोग। बहुविकल्पी में क्वेश्चन नंबर 2 है कि शीत युद्ध का संबंध किन दो गुटों से है, यानी किन दो गुटों से। अभी बताया जो शीत युद्ध का संबंध है बच्चों, ये अमेरिका और सोवियत संघ को बच्चों हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, जिसकी रूस की राजधानी मॉस्को है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। यानी जो शीत युद्ध का जो संबंध है ये किन दो गुटों से था? एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। और ये भी पूछ लेगा आपने, इंटर वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, सोवियत संघ को हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। इसमें बच्चों ट्रिक भी रहेगा, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। नाटो बच्चों, ये बच्चे सोचते रहे नाटो क्या है, तो नाटो ये सैनिक संगठन, ये देशों का एक समूह है।
8-10 देश मिलकर जो है नाटो की स्थापना की है। नाटो एक संगठन है देशों का, बस जानते रहिए। जो नाटो की स्थापना हुई फिर से 1949 में हुई थी। अब बच्चों सौर्य शाह जी ये तिथि कैसे याद होगी? अब देखो यहाँ है ना, नाटो, ना से नाटो, और यहाँ भी लास्ट में ना है, यहाँ भी ना, नौ है, ना से नाटो और ना से नौ, यही लास्ट में नौ आ जाए, पकड़ लेना। देखो ट्रिक्स अपना रहे, याद हो जाए। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा संधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्षा संधि, वर्षा संधि माने मीन्स होता है समझौता। वर्षा संधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में। 1955 में जो है वर्षा संधि की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ था? तो बच्चों एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। यानी यही तो ऐसे देश थे जो पूरे विश्व में जो है मतलब अपनी बादशाहियत कायम करने के लिए एक दूसरे से तनावपूर्ण संपर्क में थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? आ गया ना बच्चों, देखो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, देखो बताया आप लोग कल लोग, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। देखो ये क्वेश्चन कैसे है कि शीत ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित किससे संबंधित था? तो बच्चों वही और अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत संघ बोले तो रूस, यही दो से शब्द मूलतः संबंधित था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, जो है क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आएगा, तो देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो 2-2 नंबर का आता है। ये पार्ट 1 रहेगा फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो है पार्ट 2 लोग लेकर भी आएंगे हम लोग। तो चलो बच्चों में देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के प्रमुख देशों के नाम लिखिए। यही जो है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के प्रमुख देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 में शुरू हुआ और जो है 1945 में समाप्त हुआ। हम लोग इसकी चर्चाएं बार बार कर ले रहे हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध 1947 में शुरू हुआ था और 1945 यानी 1945 में समाप्त हुआ था। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्रों का जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था फ्रेंड्स? जो मित्र राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अगुवाई कर रहा था, वो तो उसमें था अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। ये जो है किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? मित्र राष्ट्रों का। और जो एक तरफ जो धुरी राष्ट्र था फ्रेंड्स, धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश थे? तो जो धुरी राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व कर रहा था, एक तरफ तो जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। ये धुरी राष्ट्रों के बीच की तरफ कौन थे? जर्मनी था, इटली था और जापान था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के प्रमुख देशों के नाम। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से देखिए आप लोग कि शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय हम लोग जानते हैं, यानी जब किसी एक देश में व्यापार होता है उसे फ्रेंड्स हम लोग राष्ट्रीय कहते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक देश हो गए तो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। तो ये बातें आप लोग समझ जाइए कि शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग इसका उत्तर क्या देखेंगे कि शीत युद्ध के कारण पहला देखेंगे हम लोग, इसका जो पहला कारण है कि शीत युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया था, यानी 2 पक्षों में बन गया था। शीत युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप था ये 2 पक्षीय बन गया था। और दूसरा प्रभाव क्या था फ्रेंड्स? तो दूसरा प्रभाव था शीत युद्ध ने विश्व के सभी राष्ट्रों को भयभीत कर दिया, जिससे आतंक तथा पारस्परिक अविश्वास के क्षेत्र में वृद्धि हुई। ये 2 उल्लेख थे, यानी शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख, तो हमने 2 प्रभावों का उल्लेख कर दिया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्ष जो किसी गुट में ना हो। निरपेक्ष माने क्या होता है? जो किसी गुट में ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो हमने बताया कि जो किसी गुट में न हो, साधारण परिभाषा कि जो किसी गुट में हो उसे हम लोग गुट निरपेक्ष कहते हैं।
तो विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ, तटस्थ मीन्स होता है तटस्थ कहो चाहे दूर कहो, हम इसका परिभाषा हम लोग दे लेते हैं कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय, नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना ही क्या कहलाता है, फिर से गुट निरपेक्ष कहलाता है। फिर से हमेशा जो है सही का ही साथ देना चाहिए। आप लोग समझ जाइए कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय, नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है। बच्चों ये था जो है पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 के बारे में और भी जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे विस्तृत इसके बारे में लेके आएंगे। तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।